आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेव्स। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में देखो, यहाँ पर फिगर में एक बिल्कुल वाटरफॉल को यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये जो वाटरफॉल हो रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखोगे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर रहा है। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर रहा है, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वेव के फॉर्म में। अब ये जो वेव है, जो सरफेस ऑफ वाटर पे क्रिएट हो रहा है, वो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में भी है। और ऐसा भी फील हो रहा है देख करके कि वाटर मॉलिक्यूल अपना मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है और इस तरह से पूरे जो भी वाटर सरफेस है वहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि मान लो कि कहीं भी एक सिंपल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहां पर इस सरफेस पे कहीं भी एक स्टोन को स्ट्राइक किया मान लो, तो यहां एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म करता है। इस तरह से सर्कल फॉर्म कर रहा है। अब ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, जैसे पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, 3 सर्कल फॉर्म कर रहा है और तीनों सर्कल का रेडियस अलग अलग है। इसका रेडियस R1, दूसरे वाले का रेडियस R2, तीसरे वाले का रेडियस R3। अब ये जो R1, R2, R3 रेडियस फॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव। R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी इनटू या स्पीड ऑफ द वेव इनटू टाइम पीरियड। तो इससे पहला सर्कल फॉर्म किया। इसी तरह से सेकेंड सर्कल के लिए देखें तो R2 इज इक्वल टू V, टाइम पीरियड थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, तो ये बन जाएगा V इंटू टाइम पीरियड। इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट लार्जर हो गया, इसलिए रेडियस भी R2 भी इंक्रीज कर गया। अब थर्ड रेडियस की बात करो, R3 इज इक्वल टू V, टाइम पीरियड में स्मॉल इंक्रीमेंट, फर्दर इंक्रीमेंट, तो क्या बन गया वो रेडियस R3 पहले से ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि R1, R2, R3 ये रेडियस इंक्रीज करता जा रहा है। कारण क्या, टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है लेकिन स्पीड ऑफ द वेव रिमेन सेम। यदि स्पीड सेम है तो ऑब्वियसली जो सर्कल है उसका शेप और साइज चेंज नहीं करेगा। ठीक। अब ये जो रेडियस R1, R2, R3 फॉर्म किया, इसी तरह से कंटिन्यूस फॉर्म कर रहा, लेकिन यहां के जो पार्टिकल है वो पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। यहां का जो पार्टिकल है वो अपने पोजीशन पर ही है। ये क्या कर रहा है, ये जो पार्टिकल है अपने नेबरिंग पार्टिकल को, ये अपने नेबरिंग पार्टिकल को इसको इसको अपना एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करता जा रहा है। इसका मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट लीव देयर मीन पोजीशन। जिस पोजीशन पर है वो पोजीशन से वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वहीं पर वो वाइब्रेट कर रहा है, वहीं पर वो ऑसिलेट कर रहा है। ये कंडीशंस दिमाग में रखना पड़ेगा। इसका मतलब वेव को हम लोग कह सकते हैं ये एक तरह का डिस्टरबेंस है जो किसी मीडियम में क्रिएट होता है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अपना शेप नहीं बदलता, सेम स्पीड से मूव करता जाता है। तो पहला कंक्लूजन ये निकला। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग पिक्चर वगैरह को देखते हैं। तो यही पिक्चर है। अब यहां पर हमने जो यहां पे ऑब्जर्व किया, जैसे एक ड्रॉप, एक पेबल मतलब स्मॉल स्टोन
जिस पॉइंट पर स्ट्राइक किया वो पॉइंट हमारा सोर्स की तरह काम करेगा, जहां भी स्ट्राइक करेगा वो सोर्स बन जाएगा। ठीक, अब ये जो वेव बन रहा है, इस वेव को हमने नाम दिया रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों का कॉम्बिनेशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव थोड़ा आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जो प्रोपगेशन होता है वेव का, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो ऑसिलेट करते हैं हार्मोनिकली, और उसका डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, या सिंपली यदि डिस्प्लेसमेंट अभी टर्म कहेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो, आप सिंपली ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे एक सिरिंज से इंजेक्ट करते हो, तो सिरिंज के पिस्टन को आप प्रेस करते हो तो एयर कहीं नजदीक हो जाता, फिर पिस्टन को आप पुल करते हो, पुश करते हो तो एयर कंप्रेस होता है और दूर होता जाता है। तो ये जो लीनियर प्रोपेगेशन है, या जो वेव ट्रैवल कर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे, इसको हम लोग कह देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, बोलचाल की भाषा से। और ट्रांसवर्स वेव, जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग को, एक तार को आपने दीवार में दो खूंटी के सहारे आपने उसको फिक्स कर दिया और उस स्ट्रिंग को खींचोगे तो एक वेव बनता है जिसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का कॉम्बिनेशन रिपल्स कहलाता है। इसलिए जो वाटर सरफेस पे जो वेव का फॉर्मेशन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया रिपल्स। यहां तक आ गया समझ में? ठीक, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यही कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म किया। ठीक, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो फॉर्म किया इसी का नाम दिया रिपल्स ऑन ए पॉन्ड। ठीक, दूसरा देखिए, फ्लूट, बांसुरी बजा रहे रौनक साहब, मान लो कृष्ण भगवान की तरह कुछ करने लगे, तो ये है, तो अब ये जो बना ये क्या है? म्यूजिकल साउंड। इसी तरह से अर्थक्वेक हो रहा है। ठीक, तो इस तरह के वेव को हम लोग सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक, और ये आपने सुना होगा सुनामी का नाम, तो ये सुनामी, ऐसे इतने तरीके के वेव्स का फॉर्मेशन बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेंगे। तो ये चार तरह का कॉमन वेव है। ठीक, अब यहां पर हम लोग वेव्स को हमने जो देखा कि कोई भी स्टोन को आपने डिस्टर्ब किया इक्विलिब्रियम में, या सिंपली हमने स्टोन को स्ट्राइक किया तालाब में, और वहां पे हमने देखा कि डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुआ एक एंड से दूसरे एंड। तो जो वेव है अपना एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करता नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को। तो वही कहता, द एनर्जी इन लाइट वेव्स फ्रॉम द सन वार्म्स द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट, द एनर्जी इन सिस्मिक वेव्स कैन क्रैक आवर प्लैनेट्स क्रस्ट। तो इसका मतलब सिंपली इतना जो हमने लिख रखा इसको आप सिंपली समझ लें कि वेव्स इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस क्रिएटेड इन अ मीडियम विच प्रोपगेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। ये एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में क्रिएट होता है, अपने शेप को बदलता नहीं है, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। ठीक, इसको बाद में भी एक बार और स्लाइड पे हमने लिखा रखा। अब कहता है कि क्या ये डिस्टर्बेंसेस जो है कन्फाइंड होगा किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर? तो रीजन है नो, स्प्रेड्स आउट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर द वाटर सरफेस गेट्स डिस्टर्ब्ड। ये सर्कल के फॉर्म में रहे। ठीक, ये बेसिकली इसको समझ ले, फिर हम लोग अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लेंगे। कहता, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व व्हेन यू पुट ए कॉर्क और ए पीस ऑफ पेपर ऑन द डिस्टर्ब वाटर सरफेस? यदि वाटर सरफेस पे आप कॉर्क को रख दो, सिंपल एक पेपर के छोटे से टुकड़े को रख दो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कॉर्क और वो पेपर वहीं पर ऑसिलेट कर रहा, ऊपर नीचे, वो डिस्प्लेस नहीं होता है। तो ये कंक्लूजन निकलता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम
ऑसिलेट करता है, मूव नहीं करता है, वो वहीं रहता है, वो अपना एनर्जी मोमेंटम बगल वाले पड़ोसी को ट्रांसफर करता रहता है। क्लियर? तो यहां पर द पीस ऑफ कॉर्क स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन अबाउट द मीन पोजीशन एंड डज नॉट मूव फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड मूव नहीं करता है। ये कंक्लूजन निकला। ठीक, अब कहता व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, इससे आपने क्या समझा? हमने यही समझा कि जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहा है वो मूव कर रहा फॉरवर्ड, और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कभी भी मूव नहीं करे। समझ में आ गया? 100%। ठीक, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज वेव मोशन। वेव मोशन का मतलब इट इज द डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब एक सवाल आता है, ये मीन पोजीशन हम किसको कह रहे हैं? होता ना एक, हम समझे सर मीन पोजीशन क्या है, हम तो भाई जस्ट अभी 9-10 से पास करके आए और आप साइंटिफिक टर्म से बोले। सिंपली पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अपना एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है बगल वाले को, यही कर रहा है ना। तो ये जो हम डॉट लाइन या सिंपल सर्कल दिखा रहे हैं, ये क्या है? मीन पोजीशन है उसका। अब यदि मान लो कि ऐसा वेव बना, आपने दीवार के खूंटी से इसको यहां फिक्स कर दिया स्ट्रिंग को, और वेव ऐसा बन गया। ये जो पोजीशन है, ये जो लीनियरली हम दिखा रहे हैं, जहां पे हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, डार्क कर रहे हैं, ये सारा क्या है? मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, कुछ भी करो, इसका मतलब ये एरो क्या है? मीन पोजीशन पर परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? ट्रांसवर्स वेव, परपेंडिकुलर टू द मीन पोजीशन। आ गए समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब द मोशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव नहीं कर रहा है। सारे 3-4 बार इसको हम लोग रिपीट करेंगे, समझ में आ जाएगा। कहता व्हाट इज द क्वांटिटी दैट इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव? कौन सा भाई? एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है, एनर्जी और मोमेंटम ही ट्रांसफर करता है, इसलिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा। क्लियर? ठीक, अब वेव्स का मतलब डेफिनेशन यही हुआ प्रॉपरली, जिसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। इट इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस created in the medium which propagates in the forward direction with constant velocity without changing its shape. शेप में कहीं कोई बदलाव नहीं, उसी स्पीड से मूव करेगा। अभी जस्ट हम लोगों ने जो डिफरेंट रेडियस दिखाया, R1, R2, R3, ये सब के लिए हम लोगों ने स्पीड ऑफ द वेव सेम दिखाया, टाइम पीरियड को थोड़ा इंक्रीज करते हुए, और फाइनली हम लोगों को रेडियस अलग अलग मिला था। ठीक है यहां तक? क्लियर? चलिए अब आ जाए वेव का कैरेक्टर क्या हुआ। पहला कैरेक्टर क्या मिला भाई? एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर। दूसरा क्या मिला? पोजीशन नहीं चेंज होगा। गुड, इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अपने पोजीशन को लीव नहीं करेगा, बल्कि उसी जगह पर वाइब्रेट करेगा। ठीक, तो ये सारे कंडीशंस को हम लोग एक बार देख लें। तो पहला कंडीशन क्या मिल गया भाई? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट लीव देयर मीन पोजीशन, रादर दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक, दूसरा हमें क्या मिला? मीडियम इटसेल्फ डज नॉट मूव, मीडियम कभी भी मूव नहीं करेगा भाई। तीसरा क्या मिला? एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। ठीक, अब ये जो वेव हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने यहां पर एग्जाम्पल देखे, ये एग्जाम्पल क्या हम लोगों को मिल्क में, हनी में जो फ्लूइड लिक्विड की बात कर रहे हैं,
क्या ये हम लोगों को ऐसा पैटर्न नजर आएगा? आएगा। थोड़ा एक दो सर्कल बनेगा फिर खत्म हो जाएगा। वाटर में ज्यादा बन गया, इसका मतलब क्या है? वाटर इलास्टिक ज्यादा है, ठीक, लेस विस्कस है। इसका मतलब है कि मीडियम का भी कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो मीडियम कैसा होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए। अपोज करने की भी टेंडेंसी होनी चाहिए। इनर्शिया का भी प्रॉपर्टी होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ये सारे प्रॉपर्टी जिसमें होगा वहीं पर हम लोगों को वेव का फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे आ जाए तो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम क्या गया? मीडियम शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब रेसिस्टेंस टू चेंज। अपोज करना है, नहीं तो फिर क्या होगा? एक वेव पे स्प्रेड होकर के खत्म, फिर दूसरा नहीं बनेगा, ठीक। सेकेंड कंडीशन, मीडियम शुड possess द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा? मीडियम शुड हैव लो रेसिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम होना। तो ये पूरा कंक्लूजन अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसका ये कंक्लूजन आ गया। वेव का डेफिनेशन, वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। क्लियर? 100%। आगे बढ़े, अब आ जाए टू साउंड एंड लाइट फॉर्म वेव्स। हम लोग साउंड वेव पढ़े, लाइट वेव्स भी पढ़े, पढ़े ना, ठीक, यस, आंसर भी आ गया। डज साउंड रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन? साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती, तो मीडियम पर चेंज होगा। क्या लाइट को जरूरत पड़ेगा? लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं। चलिए, तो लिखा है यस, विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट। ठीक, बहुत बेसिक चीज है जो हम लोग समझते जाए। डज लाइट रिक्वायर ए मीडियम फॉर दियर प्रोपेगेशन? नो। ठीक, लाइट कैन प्रोपेगेट इवन इन वैक्यूम। अब आ जाए, डज ऑल द वेव्स रिक्वायर ए मीडियम फॉर दियर प्रोपेगेशन? सारे वेव को प्रोपेगेट करने के लिए क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी? कोई जरूरत नहीं है। सारे वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलास्टिक वेव है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितने हैं उसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं है। चलिए, अब आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन? साउंड वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को नहीं चाहिए, उसी का पार्ट है अल्ट्रावायलेट। लाइट वेव्स को नहीं चाहिए, तो किसको चाहिए भाई? साउंड वेव्स को ऑनली। आगे समझ में? एक छोटा छोटा क्वेश्चन सब देख ले तो वो रिवीजन भी हो जाएगा। एकदम बेसिक चीजें बता रहे। ठीक, व्हाट इज द ट्रांसफर ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम? क्या ट्रांसफर करेगा? एनर्जी करेगा, मास पार्टिकल्स वेलोसिटी को नहीं करेगा। और सिंपल देखिए रौनक जी, कितना बेसिक चीज सिखा रहे हैं। 9th का क्लास चल रहा है कि 8 का पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें? 12th में, 11th में, कोई बीएससी में पढ़ रहा है। लेकिन ये सब बेसिक चीजें यदि नहीं सीखेंगे तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। विच वेव प्रोपेगेट्स इन बोथ मीडियम एंड वैक्यूम? इसमें देखो, साउंड वेव नहीं हो सकता, मैकेनिकल नहीं हो सकता, और सिंपल जान रहे हैं कि लाइट वेव्स प्रोपेगेट करेगा मीडियम और वैक्यूम दोनों में। इसका मतलब लाइट वेव्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, सीधी सी बात। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव। अब वेव के कितने टाइप बनते हैं? तो वेव्स पहला, अब वेव के दो बेसिकली टाइप बन गए, एक जो मीडियम की रिक्वायरमेंट और जो एक मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं। तो जो मीडियम की रिक्वायरमेंट है उसका नाम दे देंगे मैकेनिकल, और जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं उसका नाम दे देंगे नॉन मैकेनिकल। तो नॉन मैकेनिकल का बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है उसके दो बेसिकली टाइप हो जाएंगे। वेव जब ट्रैवल करेगा
तो भाई ट्रैवल करेगा तो उसका नाम दे देंगे ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक, दूसरा वेव वहीं रुक गया, स्टेशनरी वेव्स। अब यहां पर प्रोग्रेसिव के भी दो टाइप। अब क्या प्रोपगेशन हो रहा है, तो हो सकता है लीनियरली हो, परपेंडिकुलरली हो। तो जब लीनियर होगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई, लॉन्गिट्यूडनल। और परपेंडिकुलरली होगा तो क्या नाम बन जाएगा, ट्रांसवर्स वेव। आ गया समझ में, इसको भी नोट कर लिया जाए। हो गया, आगे बढ़े। अब आ जाए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द वेव्स विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। नाम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। ठीक, तो जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, सच वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपगेशन। इसको किसी तरह का मीडियम का जरूरत नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ गया नॉन मैकेनिकल वेव्स। चलो बेसिक भी जान लें। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रैवल करते हैं वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, विजिबल, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, ये सारे वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसका स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आ जाए मैकेनिकल वेव्स जिसको कि मीडियम की रिक्वायरमेंट है। The waves which require material medium for their propagation are called mechanical waves. ठीक है, these waves are also known as elastic waves because they depend on the elastic properties of the medium. अब elastic waves में कौन कौन है भाई, sound waves, seismic waves, waves emitted at the time of earthquake का भी just बताया। तो ये दो बेसिक हम जान लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। क्लियर, आगे बढ़े। अब आ जाए मैटर वेव्स। कुछ ऐसे वेव्स हैं जिनको जान ले, द वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था या ऐसे भी बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, जिसको हम लोग डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं। तो वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। नेक्स्ट है ऑडेबल और साउंड वेव्स, जो हम लोग जानते हैं ऑडेबल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग वाइब्रेटिंग बॉडी जैसे वोकल कॉर्ड्स होगा, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करो, ठीक, इन सब में जो वेव का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग ऑडेबल और साउंड वेव्स कहते हैं। और इससे बिलो हो जाए तो उसका नाम इंफ्रासोनिक। तो फ्रीक्वेंसी लाई बिलो 20 hertz and wavelengths are greater than 16.6 centimeter. Waves produced during earthquake, ocean waves. ठीक, और आप जानते हैं कि इससे कम वाले वेव को कौन सुन सकता है, उसका नाम सुबह सुबह नहीं लेना चाहिए। 20 हर्ट्ज से बिलो हम तो हम हमारे लिए तो हियरिंग नहीं है। एक मिनट, और 20 हर्ट्ज से बिलो किसका है, तुम लोग नहीं जानते हो। 20 हर्ट्ज से बिलो कुत्ता भी सुन लेता है। इसलिए कहा ना सुबह सुबह नाम कैसे, मतलब रौनक इशारा कर रहा था कि मत लीजिए नाम। हाँ, अब अल्ट्रासोनिक,
above 20,000, ठीक, तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट दिस वेव्स. सर्टेन क्रिएचर्स सच एज मॉस्किटो, डॉग, बैट, सोप रिस्पॉन्स फॉर दिस. यही सब करते हैं और क्या. अब यहां पर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर का होता है स्टैंडर्ड 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक. अब ये कहता है कि इसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव को हम लोग यूज करते हैं नेविगेशन पर्पस से, जिसमें सोनार यूज होता है, ठीक है. और ये इस मतलब यहां पर अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज है. अब नेक्स्ट हमारे पास है शॉक वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट. शॉक वेव्स या जो वेव्स को हम लोग मेजर करते हैं या कंपेयर करते हैं, जैसे मान लो कि 330 मीटर पर सेकेंड स्टैंडर्ड वेव स्पीड है, उससे लार्जर हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक, ठीक. अब यहां पर इसका इसलिए नाम दे दिया इसका सुपरसोनिक. कहता व्हेन सुपरसोनिक बॉडी और प्लेन ट्रेवल्स इन एयर इट प्रोड्यूसेस energetic disturbances which move in the backward direction. बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहा है वो इस फॉर्म में, ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ये फाइनली एक कोन फॉर्म कर देता है. इसी को हम लोग शॉक वेव्स कहते हैं. अब यहां पर जो वेव को, यदि कोई भी वेव या कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा जनरेट कर ले तो उसका नाम सुपरसोनिक. अब उसको हम लोग मेजर करते, एक क्वांटिटी है जिसको कहते हैं मैक नंबर. मैक नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ सोर्स. मान लो सोर्स का स्पीड 1000 है और स्पीड ऑफ द साउंड 330 है, तो मैक नंबर लार्जर देन 1. आपने देखा होगा जिलेट मैक का एड आता है, जिलेट मैक 3 रेजर यूज करते हैं, ब्लेड यूज करते हैं. जैसे ही वो आप उसको एड देखोगे ना, जिलेट का एड आता है, उसके साथ एक फाइटर प्लेन को मूव कराते हुए दिखाता है, वो सुपरसोनिक है. इसलिए सुपरसोनिक मिसाइल की बात होने लगी. इसका मतलब क्या है, वो स्पीड ऑफ साउंड से लार्जर है. वो समझ में आ गया. तो इतने वेव्स जो हमने इंट्रोड्यूस किया यहां पर. अब आ जाए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या है? द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक. अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन याद रखेंगे. अब देखिए ऐसा वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है. अब गौर से देखिए, ये जो वेव क्रिएट हो रहा है, कहीं कहीं पर पार्टिकल्स बिल्कुल देखो कंसंट्रेट हो रहा है और कहीं कहीं दूर हो रहा है. जहां पार्टिकल्स बिल्कुल कंसंट्रेट हो रहा है वहां पर पार्टिकल्स का नाम, वहां पर जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेस्ड एयर. और जहां जहां दूर हो रहे हैं उसको हम लोग रेयरफैक्शन कहते हैं. तो कंप्रेस्ड लेयर दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं. बिटवीन द कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन के बीच या रेयरफैक्शन के बीच. तो कंप्रेशन जब होगा तो उसका नाम, डिस्टेंस जो आएगा वो वेवलेंथ. रेयरफैक्शन भी वेवलेंथ. इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं वेवलेंथ को डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन. आगे समझ में. ये बेस्ट एग्जांपल है. जैसे आप सिरिंज है ना, इंजेक्ट करने से पहले देखते हो कंपाउंडर आता है, फिर शक करता है, एयर को कंप्रेस किया, थोड़ा रेयर फाइट किया, फिर लिक्विड डाला, लिक्विड के अंदर यदि एयर है तो फिर उसको पुश करता है, पुश करके एयर को रिलीज करके फिर आपको इंजेक्ट कर देता है.
ये क्या बना, वो पिस्टन का जो मूवमेंट है, पुश और पुल के कारण से एयर कंप्रेस हुआ और दूर हुआ, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ऑल्टरनेट फॉर्म करते रहते हैं। इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। आ गया समझ में? और कितनी मेहनत किया है वेव्स में, रौनक जी? आ गया समझ में? आगे बढ़े, चलिए अब आ जाए। तो ये कहता है कि सिलेंडर क्लोज एट वन एंड एंड हैविंग ए मूवेबल पिस्टन। एग्जाम्पल, पिस्टन मूव किया, ठीक, तो उस कंडीशन में एयर कंप्रेस हुआ और उसी तरह से कंप्रेस लेयर के बाद नेक्स्ट रेयरफाइड लेयर मिला। कंप्रेशन ट्रेवल्स कर रहा है अलोंग द वन एंड टू अनदर एंड। फिर इसी तरह से हम लोगों को एयर जब एयर मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में जहां पे कंप्रेशन होता है वहां पे प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम, और जहां रेयरफाइड होते हैं वहां पर प्रेशर और डेंसिटी मिनिमम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो देखो लिखा भी है कंक्लूजन में, लास्ट में, एट द कंप्रेशन द प्रेशर और डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज मैक्सिमम एंड एट रेयरफैक्शन दे आर मिनिमम। ये तो जितना हम लोगों ने अभी प्रैक्टिकली देखा वो सारी चीजों को हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट पर लिखा कि कंटिन्यूअस पुश पुल किया, एयर कंप्रेस हुआ, रेयरफाइड हुआ, यहां से वहां तक मूव किया, लॉन्गिट्यूडनल है, ये सारी बातें हो गई। लेकिन जो कंक्लूजन निकला वो दिमाग में ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो भी फॉर्म कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, और जहां कंप्रेशन होगा वहां पर प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होगा, जहां रेयरफैक्शन होगा प्रेशर एंड डेंसिटी मिनिमम होगा। आ गया समझ में? अब आ जाए नेक्स्ट है ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होगा भाई? देखो ध्यान से, ऐसा वेव बन रहा है। अब ये क्या बन रहे हैं? ऊपर वाला क्रेस्ट और नीचे वाला ट्रफ कहला रहा है। तो क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब जब क्रेस्ट बन रहा है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मैक्सिमम हो रहा है, और जहां पर ट्रफ बन रहा है वहां पर क्या हो रहा है? मिनिमम हो रहा है। ठीक, क्यों? डिस्प्लेसमेंट का साइन नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको मिनिमम कह देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव्स इट इज द डिस्टर्बेंसेस, या कह सकते सिंपली it propagates perpendicular to the direction of, या simply it travels in the form of crest and trough, and particles of the medium oscillate harmonically about the mean position। ठीक, आ गया समझ में? 100%। ठीक, यही है। ओरिजिन ट्रेवल किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद स्पीड v, t इज इक्वल टू 0। ठीक, मीन पोजीशन। अब ये सारी चीजों को हम लोग मान लेंगे ये आगे की बात है। अब यहां पर हमने ऐसे स्क्रीन पे दिखा दिया कि पार्टिकल यदि 0 से स्टार्ट कर रहा है तो उसका फेज 0 होगा, और इसका इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे चूंकि इंट्रोड्यूस किया है तो लिख दिया, लेकिन इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ऐसे आप समझ ले कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये y के अलॉन्ग है, ये रेड वाला जो ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका एम्पलीट्यूड हो रहा है जो मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है, वो एम्पलीट्यूड है। और ये वेव जो पैटर्न बन रहा है ये साइन का बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, या a साइन ओमेगा टी, a एम्पलीट्यूड बन जाता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, और वेव का जो नेचर है वो साइन वेव के फॉर्म में, इसलिए साइन ओमेगा टी। और ये भी पढ़ेंगे कि भाई ओमेगा टर्म कहां से आया, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में देख लें। क्या है भाई? पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। दूसरा पॉइंट क्या है? यही देखिए, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी फ्लूइड ने फॉर्म किया, ये कैसा है देख लो, लॉन्गिट्यूडनली मूव कर रहा है। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन।
These waves can transmitted through solid, liquid, gases, तीनों में होगा। ठीक, अब आ जाए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या कहता है भाई? ट्रांसवर्स वेव कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अभी कैसा देखा भाई? ऐसा वेव फॉर्म किया। अब पार्टिकल्स क्या हो गए? मीन पोजीशन से ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये स्ट्रिंग में ऐसा फॉर्मेशन होगा। और किस फॉर्म में आएगा भाई? ये क्रिस्ट बनेगा, नीचे आएगा तो ट्रफ बनेगा। ठीक, और ये ट्रांसवर्स वेव किस में ट्रांसमिट करता? सॉलिड में। ठीक, और एक लिक्विड जो वाटर सरफेस पे जो रिपल्स का वहां भी फॉर्म करता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव का एक डिफरेंस, एक टेबल बना दिया। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग ये समझ गए कि लॉन्गिट्यूडनल में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो वाइब्रेट कर रहा है इन ए डायरेक्शन, या कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, और उसमें वाइब्रेट कर रहा है इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। इसमें क्या होगा? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में, उसमें क्रिस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, और ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपेगेशन होगा। और ट्रांसवर्स वेव का प्रोपेगेशन सिर्फ सॉलिड में और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आगे समझ में यहाँ तक? तो आज के लिए हम लोग यहीं, फिर कल के क्लास में आगे बढ़ेंगे।